26 नवंबर 2008 की मनहूस शाम 600 कमरे और 44 स्वीट वाले भारत के पहले लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमला कर दिया। ताज और उसके आसपास गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। इसी माहौल में एक 70 साल का बूढ़ा शख्स ताजमहल होटल के गेट पर कार से उतरता है। सुरक्षाकर्मी उसे अंदर जाने से रोकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये शख्स ही इस होटल का मालिक है और सुरक्षा के लिहाज से उस शख्स का अंदर जाना ठीक नहीं था। तब वो शख्स गरजते हुए कहता है, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए और जरूरत पड़े तो इस पूरी प्रॉपर्टी को ही बम से उड़ा दो। जिसने भी ये सुना सभी सन्न रह गए। क्या आप जानते हैं हजारों करोड़ की अपनी ही प्रॉपर्टी को उड़ा देने की बात करने वाला ये शख्स कौन था? वे थे रतन टाटा, देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह जिसकी कीमत पिछले साल 28 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। वे उसके चेयरमैन थे, पर आज वे हमारे बीच नहीं है। ऐसे में अब उन्हें लेकर कई मिथक सुने और सुनाए जा रहे हैं। क्या है इसकी हकीकत? कैसी थी रतन टाटा की शख्सियत? क्यों उन्हें अपनी ही कंपनी में नौकरी के लिए अपना ही बायोडाटा भेजना पड़ा था? क्या वाकई उन्होंने फोर्ड को सबक सिखाने के लिए ही लैंड रोवर और जगुआर को खरीदा था? क्या उन्होंने अपने से 5 गुना बड़ी कंपनी कोरस को एक झटके में खरीदकर गलती की थी? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे अपनी इस पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। चलिए बात की शुरुआत उसी मुंबई हमले से करते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तमाम अवरोधों के बीच रतन टाटा ताज होटल के अंदर दाखिल हो गए और वहीं पर 3 दिन और 3 रात तक डटे रहे। इस दौरान उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षित रहें। इस हमले के बाद जो उन्होंने किया उसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ रतन टाटा ही कर सकते थे। हमले के 20 दिन के भीतर ही उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट ने इन्हीं 20 दिनों में हमले में मारे गए हर कर्मचारी के परिवार को 36 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने आतंकी हमले के पीड़ितों के 46 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाया। रतन टाटा ने न सिर्फ ताज होटल के कर्मचारियों की बल्कि आतंकी हमले के पीड़ित रेलवे कर्मचारियों, पुलिस स्टाफ और वहां से गुजर रहे राहगीरों जैसे दूसरे लोगों को भी मुआवजा दिया। इनमें से सभी को 6 महीने तक 10-10 हजार रुपए की मदद की गई। आपको आश्चर्य होगा, इसी तरह का काम करने में हमारी सरकारों को सालों लग गए, लेकिन अब भी पीड़ित मुआवजे की राह देख रहे हैं। पर रतन टाटा ने यह काम महज 3 हफ्तों में पूरा कर दिया था। अब इस महामानव की जिंदगी में थोड़ा और अंदर से झांकते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1937 को गुजरात के सूरत में नवल टाटा के घर हुआ था। उनके पिता ने 2 शादियां की थी। उनकी दूसरी मां के बेटे का नाम नोएल टाटा है। अमेरिका में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद उन्होंने अमेरिका में ही नौकरी का मन बना लिया था, लेकिन तभी उनकी दादी लेडी नवाजबाई ने उन्हें वापस भारत आने को कहा। मजबूरी में वे भारत लौटे, लेकिन यहाँ आकर भी उन्होंने IBM कंपनी में नौकरी कर ली। उनकी पहली नौकरी के बारे में उनके परिवार को पता नहीं था। कुछ समय बाद जब JRD टाटा को उनकी नौकरी के बारे में पता चला तो वे काफी नाराज हुए। उन्होंने तुरंत ही रतन टाटा को फोन करके अपना बायोडाटा शेयर करने को कहा, लेकिन तब रतन टाटा के पास अपना बायोडाटा था ही नहीं। लिहाजा उन्होंने खुद ही IBM के टाइपराइटर पर अपना रिज्यूमे टाइप किया और JRD को भेज दिया। इसके बाद 1962 में उन्हें टाटा कंपनी में नौकरी मिली, जहां उन्होंने 1965 तक एक आम कर्मचारी के तौर पर काम किया। वे वहां तकनीशियन थे। एक और मशहूर किस्सा है कि रतन टाटा ने फोर्ड से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके मशहूर ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर का अधिग्रहण किया था। लेकिन आप में से कई को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सिर्फ आधा सच है। इंटरनेट में ऐसा प्रचारित किया जाता है कि साल 1999 में रतन टाटा जब फोर्ड के मालिक से मिलने अमेरिका गए थे, तब उन्होंने कहा था, आपको कार का बिजनेस करना नहीं आता। इसके बाद वे 9 सालों तक इस बेइज्जती को सालते रहे और फिर जब फोर्ड के दिवालिया होने की नौबत आई तो उन्होंने उसके सबसे महंगे ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन
ये पूरा सच नहीं है। असली खेल कुछ और था। दरअसल 1999 में पर्सनल व्हीकल सेक्शन में टाटा को काफी घाटा हो रहा था, जब कुछ लोगों ने रतन टाटा को सलाह दी कि वे पैसेंजर कार सेगमेंट को बेच दें। उस समय फोर्ड ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए रतन टाटा और उनके अधिकारी प्रवीण अमेरिका के डेट्रॉयट गए थे। इसी बातचीत में फोर्ड के चेयरमैन ने उनसे कहा था, आपको कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में नहीं आना चाहिए था। अंत में बात पैसे को लेकर अटक गई और ये डील नहीं हो पाई। टाटा वापस लौट आए। उन्होंने देश में वापसी के बाद खुद ही धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनानी शुरू की। इसी दौरान साल 2007 में फोर्ड मोटर्स को अपने 100 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा घाटा हुआ। नौबत दिवालिया होने की आ गई। इसी खबर में रतन टाटा को मौका दिखा। उन्होंने अमेरिका में अपने प्रतिनिधि भेजकर सर्वे कराया। 1 साल तक चले इस सर्वे में परिणाम ये निकला कि लैंड रोवर और जगुआर ब्रांड का मार्केट अब भी बरकरार है, लेकिन अमेरिका में मंदी की वजह से लोग इसकी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद रतन टाटा ने इन दोनों ब्रांड को खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि मंदी खत्म होने के बाद इन कारों की बिक्री बढ़ेगी। बाद में यह अनुमान सही निकला। जब ये डील हुई तो फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, दरअसल आप इन्हें खरीद कर हम पर ही एहसान कर रहे हैं। इसके बाद टाटा तब ऐसी कंपनी बन गई थी जो एक साथ 1 लाख और 1 करोड़ की कार बेच रही थी। ये पूरा प्रकरण रतन टाटा की दूरदर्शिता को दिखाता है। इसी दौरान रतन टाटा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने खुद से करीब 5 गुना बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। जब उन्होंने इसका फैसला किया तो उनकी खूब आलोचना हुई। साल 2007 में जब ये डील हुई तो टाटा ने इसके लिए तब $12 बिलियन की रकम चुकाई थी। ये बड़ी रकम थी। उस समय भारत की ओर से विदेश में ये सबसे बड़ा अधिग्रहण भी था। इसके लिए टाटा को बैंकों से कर्ज लेना पड़ा था, लेकिन बाद में रतन टाटा का यही फैसला सही साबित हुआ। अब टाटा स्टील दुनिया की 10 बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल हो चुकी है। अब एक और बड़े मिथक को समझ लेते हैं। रतन टाटा देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के मालिक थे, लेकिन फिर भी वे फोर्ब्स या हारून की अमीरी की लिस्ट में कभी शामिल नहीं होते थे। क्यों? आज आपको तकरीबन हर जगह ये खबर मिल जाएगी कि रतन टाटा की संपत्ति महज 4000 करोड़ के आसपास थी। ये भी पूरा सच नहीं है। दरअसल टाटा समूह का कुल बाजार मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो देश के दूसरे औद्योगिक ग्रुपों से कहीं अधिक है। लेकिन टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा अपनी आय का 60 से 65% हिस्सा दान में दे देते थे। ये टाटा ग्रुप की फिलॉसफी का ही हिस्सा है। जमशेदजी नसरवान जी टाटा, जो इस समूह के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था, हम जितना समाज से कमाते हैं उतना हमें उन्हें वापस भी करना चाहिए। इसी सोच के तहत टाटा फैमिली कभी भी अमीरों की लिस्ट में शामिल नहीं होती है, जबकि वो ऐसी सारी चीजों का उत्पादन करती है जो हमारी आपकी जिंदगी को हर कदम पर प्रभावित करती है। रतन टाटा के समय ही टाटा समूह का कारोबार दुनिया के 6 महाद्वीपों के 100 से ज्यादा देशों में फैला था। ऐसे महामानव को हमारी भी श्रद्धांजलि। आपसे टाटा ही नहीं बल्कि देश के भी रतन थे। आप शायद देश के इकलौते बिजनेसमैन होंगे जिनके निधन पर समाज का हर वर्ग, हर तबका गमगीन है। अलविदा रतन टाटा।